सभी को आरएस एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम ओमकारेश्वर शर्मा है। आरएस 2008 बैच से हूं मैं और वर्तमान में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आमेर जयपुर में पदस्थापित हूं। आज आपके सामने आने का जो मेरा उद्देश्य है, द स्मार्ट स्टडी ग्रुप जो एक प्रोफेशनल लोगों का ग्रुप है, जिसका उद्देश्य ऐसे युवा जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनके पास मोटिवेशन नहीं पहुंच पा रहा, उन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिले, उनको प्रॉपर मोटिवेशन मिले। इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ 2007, 2008, 2012, 2016 और 2018 बैच के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो खुद भी आईएएस और आरएस के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह हम आरएस का एग्ज़ाम क्रैक करें और किस तरह हम फाइनली सेलेक्ट हों। आरएस का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आरएस मानी जाती है और आरपीएससी का भी एक अपना स्टैंडर्ड है। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जो उसको स्पेशली इसीलिए गठित किया गया है ताकि वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी चयनित करके राज्य सरकार को दे सके। अभी हाल ही में फाइनल रिजल्ट आया है आरएस 2018 का, उस पर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह आरएस एग्जाम का एक हवा तैयार कर दिया जाता है, किस तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको दूर रखा जाता है, उनके मानसिकता, उनके प्रति उनको ये भ्रम फैलाया जाता है कि आरएस का एग्ज़ाम एक बहुत कठिन एग्ज़ाम है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है, जिसमें सामान्य विद्यार्थी, सामान्य जो कैटेगरी के जो लोग हैं, सामान्य बुद्धि के जो अभ्यर्थी हैं, वो इसके लिए सही नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सपोर्ट में ये लोग अपने डाटाज यूज़ करते हैं। वो बताते हैं कि लगभग 5 लाख लोग आवेदन करते हैं, 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। हमें इन आंकड़ों से भ्रमित नहीं होना है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आरएस 2018 परीक्षा की हम बात करें तो 1051 पदों के लिए आरपीएससी ने परीक्षा आयोजित की थी। 3 चरणों में परीक्षा, जैसा आपको विदित होगा। साथ ही में उन लोगों के लिए जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरी नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में या 12th में है, उन लोगों के लिए मैं इसकी पूरी किस तरह से परीक्षा आयोजित होती है, कितने इसके चरण होते हैं, वो भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा। साथ ही उन लोगों के लिए भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो पहली बार, जिनका हाल ही में स्नातक की परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है, ग्रेजुएट जो लोग हो गए और आरएस का इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि 1051 पदों के लिए 2018 में अभ्यर्थना आरपीएससी ने जारी की, राज्य सरकार ने इनको भेजी। उसके आधार पे आप देखेंगे कि लगभग 5 लाख आवेदन आरपीएससी को प्राप्त होते हैं। 5 लाख व्यक्तियों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया कि हमें आरएस बनना है। उनके मन में इच्छा थी, उनके विचारों में इच्छा थी, लेकिन आप देखोगे आश्चर्यजनक रूप से जब परीक्षा आयोजित हुई तो मात्र 3,65,000 लोग ही इस प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठे। यानी 2 लाख लोग तो लड़ने से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ के चले गए। उसका एक बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों तक इस परीक्षा के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो 2 लाख लोग सब कमज़ोर थे, या वो 2 लाख लोग पढ़ाई में कमज़ोर थे या वैचारिक रूप से कमज़ोर थे। नहीं, उनके पास इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो आवश्यक जानकारियां थी, जो गाइडेंस चाहिए था, जो मोटिवेशन चाहिए था, वो उनको प्रॉपर्ली मिल नहीं पाया। 3,65,000 लोगों ने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया, शामिल हुए। उसके बाद मात्र 22,000 लोग मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी कॉलेज में हैं या 12th में हैं या फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर, जिन्होंने आरएस का एग्ज़ाम अभी दिया नहीं है, वो ये सोच रहे होंगे कि आप प्रीलिम्स मेंस क्या बता रहे हैं। तो मैं पहले एक बार आपको ब्रीफ कर दूं कि आरएस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। आरएस की जो परीक्षा है आरपीएससी द्वारा जो आयोजित की जाती है, उसके 3 चरण होते हैं। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम प्री कहते हैं। दूसरी होती है मेंस
और तीसरा लास्ट में होता है इंटरव्यू। ठीक है, 3 चरणों में परीक्षा आयोजित होती है। चूंकि बहुत प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, साथ ही आरपीएससी की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि योग्य व्यक्ति इसके लिए चयनित हो। इसलिए उन्होंने परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। सबसे पहला जो चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, उसका उद्देश्य स्क्रूटनी करना होता है। जैसा मैंने बताया कि आरएस की 2018 में 1051 पद थे, 5 लाख लोगों ने आवेदन कर दिए, जबकि हमें 1051 लोग चाहिए थे। आरपीएससी के सामने संकट उत्पन्न हो गया कि किस तरह इन लोगों को स्क्रूटनी करें, किस तरह छांटें। उन्होंने सबसे पहले प्रीलिम्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, एक ही पेपर होता है, वो आयोजित करवाई। इस परीक्षा का उद्देश्य मात्र ये है कि हम स्क्रूटनी कर सकें, योग्य अभ्यर्थी जो गंभीर अभ्यर्थी हैं उनको छांट के हम इनसे अलग कर सके और उनकी परीक्षा ले सके। स्क्रूटनी एग्जाम का परिणाम जब जारी हुआ, प्री का जब परिणाम जारी हुआ, तो 22,000 लोग ही पास हुए। एक बहुत बड़ी भीड़ को आरपीएससी ने पहले ही अलग कर दिया। जो गंभीर 22,000 गंभीर पढ़ने वाले बच्चे थे, जो जिनको आरपीएससी ने योग्य माना, उन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया। ये वे लोग थे जिनकी नॉलेज अच्छी थी, जिनको फैक्ट्स के बारे में जानकारी थी, जो स्टडी कर रहे थे। उसके बाद अब आरपीएससी का जो परीक्षा का दूसरा अड़चन, जिसको हम मुख्य परीक्षा कहते हैं, इसका उद्देश्य अलग है। इसका उद्देश्य ऐसे लोक सेवकों को छांटना है जिनको सामान्य जीवन की, सामान्य प्रशासन की, सामान्य राजनीति की, सामान्य विज्ञान की, सामान्य इतिहास की, सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी आवश्यक रूप से हो, ताकि वो इस जानकारी का उपयोग उनके डेली रूटीन की जो लाइफ है, प्रशासन की जो योजनाएं हैं, प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसमें उपयोग कर सके। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि आरपीएससी को आरएस के लिए स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, उनको सामान्यज्ञ चाहिए, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति चाहिए जिसको सामान्य जानकारी हो। वो सामान्य जानकारी ज्ञात करने के लिए आरपीएससी 4 लिखित पेपर आयोजित करती है। मेंस का जो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम था, वो 200 नंबरों का था, 200 अंक का था। इसके आधार पर स्क्रूटनी की, अच्छे लोग छांट लिए। उसके बाद उन्होंने मेंस परीक्षा आयोजित, जो मुख्य परीक्षा होती है, वो आयोजित करवाई गई। ये संभाग स्तर पे आयोजित की जाती है। ये लिखित परीक्षा होती है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है, विवरणात्मक होती है। इसमें 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 200 शब्दों में आपके विचार जाने जाते हैं। आपको लिखित में आपके उत्तर देने होते हैं। अब तक काम फैक्ट से चल गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जो सही था उसके बारे में आपने बता दिया, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं है। इसमें आपका संपूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। आरपीएससी ने, चूंकि 2012 से पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे जाते थे, जो आपने ग्रेजुएशन में रखे हों या आपने पीजी में रखे हो, उसके आधार पे आप परीक्षा में शामिल होते थे। लेकिन अब 2012 बाद ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। 4 पेपर सभी के लिए कॉमन कर दिए गए, चारों, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो। आपको ये चारों पेपरों में शामिल होना पड़ेगा और उसकी मेरिट के आधार पर ही आपका चयन डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए देख ले, 15 शब्दों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएससी द्वारा, वो बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं, जिनमें आपकी आईक्यू टेस्ट की जाती है, फैक्ट्स की जानकारी। जैसे मैं बात करूं, जब प्रीलिम्स की हम तैयारी कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा कि खानवा का युद्ध कब हुआ। हमने पढ़ा, हमने याद किया कि ये किस किस के बीच हुआ। ठीक है, अब इन चीज़ों को अगर आपको 15 शब्द में पूछ लिया जाए आरपीएससी द्वारा, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आपकी लेखन की कला की जांच की जाएगी।
आपको यह पूछा जा सकता है 200 शब्दों में कि खानवा के युद्ध के परिणाम भारत के इतिहास को कहां तक प्रभावित करने में सफल रहे। ये आपको उनको बताना होगा। इसमें आपके विचार भी होना चाहिए, या फिर वो आपसे किसी भी विषय पर आलोचनात्मक समीक्षा करवा सकते हैं। ये कोई भी विषय हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, महंगाई से संबंधित हो सकता है, बजट से संबंधित हो सकता है, किसी भी जो आपके सिलेबस में जो 4 पेपर उनमें से किसी के संबंध में हो सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकता हूं मैं कि जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी लेखन शैली को, आपके विचारों को, आपके भावों को आप किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपकी जो कक्षा 1 से लेके आपने स्नातक तक जो पढ़ाई की उसको आप कैसे कंपाइल करके कैसे आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा चरण और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है इंटरव्यू, जिसमें आपको एक बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना होता है। वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप में संवेदनशीलता है या नहीं, आप प्रशासन के योग्य हैं या नहीं। इन सब के आधार पे 800 नंबर के 4 पेपर, 200 और 100 नंबर का ये 900 नंबर आपके भाग्य का निर्धारण करेंगे। इनकी मेरिट के आधार पे ये तय होगा कि आप आरएएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस में जाएंगे, राजस्थान अकाउंट सर्विस आपको मिलेगी, राजस्थान तहसीलदार सर्विस मिलेगी, या और भी कोई सर्विस है वो मिलेगी, या फिर आप वापस घर चले जाओगे। ये 3 चरण हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। चूंकि हम बात कर रहे हैं अब आरएस के एग्जाम के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको 2021 की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। जब आप आरएस के एग्जाम में शामिल हो रहे हो तो कम से कम उसकी सामान्य जानकारी आपको अनिवार्य रूप से होनी चाहिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उससे क्या आप बनोगे, कौन कौन से पद और कौन कौन से विभागों के पद इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो एक कंसेप्ट अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि आरपीएससी द्वारा जो आरएस की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसमें 2 तरह की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। एक होती है राज्य सेवा स्टेट सर्विस, और एक होती है अधीनस्थ सेवा एलाइड सर्विस है सबऑर्डिनेट सर्विस। ये कौन कौन सी सेवाएं हैं, ये जानकारी उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या जिन्होंने अगले पहली बार जो आरएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, कुल 21 सेवाओं के लिए 2021 की जो आरएस की एग्ज़ाम है उसमें स्टेट सर्विस के कुल 21 सेवाओं के 363 पद शामिल किए गए। ये सामान्य जानकारी है जो किसी भी अभ्यर्थी को होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एलाइड सर्विस में 14 सेवाएं हैं, जिसमें राजस्थान सहकारिता सेवा है, राजस्थान तहसीलदार सर्विस है, राजस्थान आबकारी सेवा, अधीनस्थ सेवा है। कुल मिला के आरपीएससी ने अपने विज्ञापन में दोनों सेवाओं के वेतनमान सहित सूची भी साथ में दी है कि राज्य सेवा की ये पद हम शामिल कर रहे हैं और अधीनस्थ सेवा के ये पद हम शामिल कर रहे हैं जिनके लिए परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। अगली बात जब हम करेंगे, एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, आरएस का एग्जाम आपके धैर्य का परीक्षा है। आप में अगर धैर्य है, आत्मविश्वास में आत्मबल है और संकल्प की शक्ति अगर आपके साथ है तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाओगे। मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत से लोग, आरपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड है। 5 लोग, जैसे मैंने बताया आपको, 5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 3,65,000 लोग परीक्षा में शामिल हुए, एक ही पेपर था। फिर भी अगर हम कट ऑफ की बात करें 2016 की, तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी में 78.54 पे और ओबीसी में 94.98 में, एसटी में 76.26 पे और एससी में 71.69 में। क्या मोटा मोटा मैं ये कह दूं कि किसी भी कैटेगरी का 50% से ऊपर कट ऑफ नहीं गया। यही स्थिति अगर हम 2018 के प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर लें तो उसमें भी यही स्थिति थी, किसी भी कैटेगरी का 50% कट ऑफ को क्रॉस नहीं किया। ये 200 में से हैं ये मार्क्स।
इसका मतलब आरपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड है, उसकी परीक्षा की एक अपनी शैली है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम 50% अंक भी स्कोर नहीं कर पा रहे। इसके लिए क्या आवश्यक है? मैंने कई बार, जो मेरे से बात करते हैं उन लोगों को मैं कई बार कहता हूं कि आरएस का एग्जाम का भावार्थ आरएस में ही छुपा है। आपकी स्टडी राइट होनी चाहिए, सही स्टडी करो, एडवांस्ड होनी चाहिए और स्मार्ट। ये अगर आप कर रहे हो तो आप आरएस के एग्जाम को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सही हो, एडवांस हो और स्मार्ट। इन चीजों के आधार पे आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते, ट्रेडिशनल स्टडी आप कर रहे हो, आप केवल रट रहे हो। आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, आप मेंस पास नहीं कर सकते। हो सकता है बाय लक आपने मेंस भी पास कर लिया तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, आरएस का एग्जाम बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व की मांग करता है, क्योंकि इस परीक्षा में जो पद शामिल होते हैं वो ऐसे प्रशासनिक और जिम्मेदार पद होते हैं जिनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की आरपीएससी को तलाश होती है। इसलिए केवल नॉलेज की नहीं, हमें एक सूत्र मैं तुम्हें देता हूं, अगर आपको आरएस का एग्जाम क्रैक करना है तो जीवन में की जो है उसको आप पकड़ ले। नॉलेज सबके पास है, जो भी ग्रेजुएट है आरएस का एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वही व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है जो ग्रेजुएट है। तो आप ये मान के चलना कि जो व्यक्ति ग्रेजुएट है उसको नॉलेज तो है। तो नॉलेज के साथ आपके पास 3 चीजें होना आवश्यक है अगर आप आरएस बनना चाहते हैं। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है आत्मविश्वास, दूसरी चीज है धैर्य, अगर आप में धैर्य नहीं है तो बेकार है, और तीसरी है निरंतरता। आप ये मान के चलना, आपने ग्रेजुएशन तक कैसा भी परफॉर्मेंस किया होगा, एकेडमिक कैसा भी आपका वो रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास ये 3 सूत्र हैं और 3 आपके पास आत्मविश्वास है, धैर्य है और निरंतरता है, तो आप मान के चलना कि आपको इस परीक्षा को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास पहली की बहुत जरूरी है। ये सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है, निरंतरता की परीक्षा है। आत्मविश्वास के लिए मैंने क्यों कहा, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी, एक समय ऐसा आएगा जब आप घबरा जाएंगे। लगभग 2 साल से 3 साल तक का इस पे प्रोसेस में फाइनल सिलेक्शन में समय लगता है। तब तक अपने आप को निरंतरता बनाए रखना, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, यही एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आप में अगर आत्मविश्वास नहीं है, आपका आत्मबल कमजोर है, आप में विचारों की शक्ति, दृढ़ता नहीं है, तो आप इस परीक्षा के योग्य ही नहीं है। दूसरी चीज है धैर्य, आप में पैसेंस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, 3,65,000 लोगों ने आवेदन किया, 22,000 ने मेंस लिखा, और उसमें से लगभग 2100 लोगों ने इंटरव्यू दिया और फाइनली सेलेक्ट हुए 1051 लोग। ये जो कुछ लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इनको आरएस 2021 में वापस प्रीलिम्स का एग्जाम देना होगा। अगर ये धैर्य नहीं है और आपने बीच में अधूरी छोड़ दी, तो अब तक की आपकी जो तपस्या थी, आपकी जो मेहनत थी, वो बेकार चली जाएगी। इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि आप में वो आत्मबल है, आप में वो बल है कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति है जो कहा करते थे, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये परीक्षा क्या चीज है? अगर आपने ठान लिया करना है तो करना है। मैं ऐसे 50 उदाहरण दे सकता हूं जिनका एकेडमिक जो कैरियर था वो इतना अच्छा नहीं रहा, वो कई बार फेल भी हुए, सप्लीमेंट्री भी है, 3rd डिवीजन भी है, लेकिन उन लोगों ने आरएस में टॉप किया, अच्छी रैंक्स प्राप्त की। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना कि आपका ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि आप 1st डिवीजन हो या 2nd डिवीजन हो या 3rd डिवीजन हो। आप में कितना पैसेंस है, आप नॉलेज को कंसेप्ट बेस कितनी लर्निंग करते हैं, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आप में धैर्य कितना है, आप में निरंतरता कितनी है, ये चीज़ तय करेगी कि क्या आप बनने वाले हैं आरएस। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं इसके बाद,
सिलेबस की, इस सिलेबस की हम चर्चा करते हैं। जीवन में अगर आपको कोई भी उपलब्धि प्राप्त करनी है तो उसका सही रास्ता पता होना सबसे आवश्यक है। अगर आपको यही पता नहीं है, आपको दिल्ली जाना है और आपको यही पता नहीं है कि जयपुर से दिल्ली कैसे जाया जाता है या रास्ता कौन सा है, आपके विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसको आप ढंग से पढ़ें, देखें कि आरपीएससी हमसे चाहती क्या है। एक बार आप इसको डिटेल में देखें, यही नहीं, और मैं एक सलाह और देना चाहूँगा सभी को कि जो आरएएस का सिलेबस है और वो इस तरह से बना हुआ है कि आरएएस की जब भी आप तैयारी करें तो प्री कम मेन करें। पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएं आरएएस को कि पहले 2 साल तो हम प्री की करेंगे, फिर उसके बाद पास हो गए तो मेंस की करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी दोनों ही परीक्षाओं में कभी सफल नहीं हो पाते। जब तक वो प्री की करते रहते हैं, बाद में जब मेंस के लिए समय आता है तो उनके पास समय का अभाव हो जाता है और उनका किया कराया वापस 0 पे होके वो वापस प्री पे चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करें। आपको प्री कम मेंस करना है। जब भी आप तैयारी शुरू करें, आप अंडर ग्रेजुएशन है, अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो आप अभी से तैयारी करें तो प्री कम मेंस की करें। और आप अगर परीक्षा में शामिल होने वाले हैं 2021 की प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी करें प्रीलिम्स के साथ। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा गुणवत्ता युक्त बुक्स, अच्छी जो बुक्स हैं वो पढ़ें। घटिया स्तर की गाइड्स या घटिया स्तर की जो बाजार में मिलती है उनसे अपना समय खराब नहीं करें। जैसा मैंने बताया कि 5 लाख आवेदन हुए, 3,65,000 लोगों ने परीक्षा दी, 2 लाख लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग तो पहले युद्ध छोड़ के भाग गए। क्यों? उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे, उन्होंने इसलिए आवेदन कर दिया कि समाज में, परिवार में ये कह सकें कि भाई अब की बार मैं भी आरएएस का एग्जाम दे रहा हूं। ये कहने के लिए उन्होंने एग्जाम दिया। ऐसे गैर जिम्मेदार और लापरवाह लोग आरपीएससी को नहीं चाहिए। आरपीएससी को चाहिए गंभीर, संजीदा और पढ़ाई के प्रति समर्पित अभ्यर्थी। इसलिए अच्छी गुणवत्ता युक्त बुक्स को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें, वीडियो देखें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। एक बार प्रीलिम्स का हम सिलेबस देख लें कि क्या क्या है, उसके बाद हम कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करें। बात करें तो देखो, सबसे पहले किसी भी, चाहे आईएएस का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो जनरल नॉलेज एक बड़ा कंपोनेंट होता है जिसके बारे में उसको कंपाइल किया होता है, उन सब्जेक्ट्स में उनको डिवाइड किया होता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो सबसे पहला जो प्रीलिम्स का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मैं आपको कह के बता के हुए चल रहा हूँ, चूंकि ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान के प्रशासन के लिए आयोजित की जा रही है, तो आरपीएससी को तलाश ऐसे व्यक्ति की होती है जो यहाँ की लोकल समाज को समझे, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जो लोग समझते हैं, स्थानीय राजनीति व्यवस्था को जो लोग समझते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी आरएएस के एग्जाम परीक्षाएं आयोजित होती है तो राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को वरीयता दी जाती है और दी भी जानी चाहिए, ताकि ऐसे अधिकारी, ऐसे व्यक्तित्व भर्ती हो सके, सेवा में आ सके जो राजस्थान को ग्रास रूट से जो जानते हो। इसीलिए सबसे पहले जहां सिलेबस शुरू किया है इन्होंने, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, पहला टॉपिक इन्होंने ये रखा है। उसके बाद इसमें सारी चीजें इन्होंने समाहित कर ली। इन पे हम जब बुक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे तब इन चीजों को देखेंगे। उसके बाद दूसरे जो रखा है इन्होंने, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। वो तीनों इन्होंने शामिल कर लिए। जो टॉपिक्स हैं वो आपको बुक्स में से छांटने होंगे, जो आवश्यक चीजें हैं उनको टिक करनी होगी। और जो सिलेबस में जो बिंदु है, जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसके लिए पहला प्रिंसिपल है कि आरएएस का प्री और मेंस का सिलेबस वो प्रिंट निकाल के अपने फाइल में, अपने कवर में हमेशा अपने साथ रखें, उनको पढ़ें। उनके विचार में ये रहना चाहिए कि प्राचीन काल के इतिहास अगर भारत का है तो कौन कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल है और मुझे किस पे स्टडी करनी है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद आ जाता है विश्व और भारत का भूगोल। जनरल नॉलेज का ही एक पार्ट है। विश्व का भूगोल की जो, विश्व का भूगोल बहुत बड़ा है, भौगोलिक व्यवस्था है, देश है, महाद्वीप, महासागर, उनमें से उन्होंने चयनित कुछ किए हैं। कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ।
आपको दिखाई दे रहा होगा विश्व का, ये इन्होंने शामिल किया है, ठीक है। और इसी तरह विश्व का भूगोल, और फिर उसके बाद भारत का भूगोल, ठीक है। और राजस्थान का भूगोल तो शामिल किया ही है और करना भी चाहिए, हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के बारे में हमें पता है। और फिर इसके बाद आ जाती है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी जिसकी हम बोलते हैं, शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। ये चीज़ें हैं जो हम, ये आप एक चीज़ गौर करोगे जब प्रीलिम्स और मेंस का, वो सब चीज़ें हैं जो कक्षा 6 से लेके 12 और स्नातक में आपने अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। उसके अलावा एक भी चीज़ उसके बाहर की आपको नहीं मिलेगी। ये वो सब चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, सिर्फ उनको रिवाइज करना है, सही तरीके से मैनेज करना है और एक अच्छे तरीके से आपका प्रदर्शन करना है। भारतीय संविधान के, भारतीय राजनीति व्यवस्था है, ये चीज़ें इसमें शामिल है। देखिए संघवाद है, भारत में लोकतांत्रिक है, संवैधानिक संस्थाएं। हम इसमें एक सीरीज तैयार कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले बजट, फिर आर्थिक समीक्षा और संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो वित्त आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, केंद्र में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्रीय वित्त आयोग है, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय है, सूचना आयोग है, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जो आरएस के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसको जो न्यूज़पेपर में जो भी खबर आती है, जो भी न्यूज़ आती है, उनके बारे में उसको इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं भी न्यूज़पेपर में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए, आज जैसे मैं बात करूं, मार्च का महीना है, पूरा अखबार बजट से भरा हुआ आता है। बजट केंद्र सरकार फरवरी मार्च में शुरू हो जाता है। तो बजट, केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, राज्य सरकार ने बजट पेश किया, उसके पहले बजट से पहले दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आर्थिक समीक्षा पेश करती है। आप आत्म मूल्यांकन भी आज इसके बाद करना, बजट से पहले ये करते हैं। आप इस चीज़ का, आप जो लोग आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप आत्मावलोकन करना। मैं इसीलिए चीज़ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये पता है या नहीं कि बजट का अर्थ क्या होता है। केंद्र में बजट बनाता कौन है? ये आईएएस के 2012 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया था कि केंद्र सरकार का बजट तैयार करने वाले विभाग का नाम। तो 90% लोग उसको प्रश्न को कह रहे कि गलत है, वित्त मंत्रालय तो लिखा ही नहीं, जबकि ऑप्शन में दे रखा था उन्होंने आर्थिक मामलों का विभाग। लेकिन चूंकि इतनी डिटेल में लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी थी, तो कई लोगों का मानना ये था कि प्रश्न ही गलत है, जबकि यूपीएससी में बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब कोई प्रश्न गलत होता है। इसका कारण था कि हमने अच्छे से स्टडी नहीं की। तो जब बजट की हम बात करें, तो बजट के साथ, बजट शब्द अगर अखबार में आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, तो बजट के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, जीडीपी हो या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हो, या राजस्व घाटा, ये पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है। इनको आपको पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों पर जिज्ञासा रख रहे हो और पढ़ रहे हो, तो समझ लेना आप आरएस बनने से, आईएएस का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब आपका जनरल कंसेप्ट, आपका सामान्य बुद्धि है बहुत तेज है। और आप केवल न्यूज़पेपर में इसलिए उठावने और टीए की बैठक पढ़ने के लिए 1-1 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो व्यर्थ है। जो सामान्य जनता पढ़ती है वैसे ही आप पढ़ रहे हो, आप में जिज्ञासा नहीं है। जिस दिन अखबार में राजस्व घाटा लिखा हुआ आ जाए, इतना करोड़ है, इतना % हो गया, तब आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये राजस्व घाटा होता क्या है। और राजस्व घाटा तो दे दिया, इसके अलावा और घाटे कौन कौन से होते हैं, राजकोषीय घाटा कौन सा होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, बजट कौन पेश करता है, पहले वाले बजट से अब की बार में क्या तुलना में क्या अंतर है, किस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा राज्य सरकार या केंद्र सरकार खर्च करने जा रही है। ये चीज़ें अगर आप साथ के साथ तैयार करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे और इनको सीखते जाओगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आरएस का या आईएएस का एग्जाम हो, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग जब तक आप नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कंसेप्ट का, तब तक आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी, दोनों एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। वो कभी भी
यूपीएससी तो स्पेशली कभी भी सीधे फैक्ट्स पूछती ही नहीं है, और आरपीएससी भी आजकल ये पूछना, उन्होंने फैक्ट्स पूछना बंद कर दिया। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि आपकी समझ को वो समझ सके। जैसे एक क्वेश्चन आपने आर्थिक समीक्षा जो अभी नई आई है हाल ही में राज्य सरकार की, अगर आपसे अगर वो पूछ रहा है, एक चीज़ पूछ ली कि फैक्ट दे दिया आपको कि वर्तमान पिछले वित्त वर्ष में राजस्थान की जीडीपी में -4.61, ये एग्जाम्पल है, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं मैं, ये ऋणात्मक वृद्धि रही है। ये चीज आपको दे दी और साथ में ये पूछ ली, लेकिन क्या दो पूछेगा कथन, एक पूछ लेगा कि ये सही है क्या, और फिर साथ में एक और देगा कि ये भी सही है क्या, या दोनों ही सही हैं, या पूछ लेगा दूसरा कि क्या राजस्थान की जीडीपी की वृद्धि दर, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक, वृद्धि दर भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है उससे ज्यादा है या कम है वृद्धि दर। तो ये चीज आपको तभी पता चलेगी, आपको पता हो कि जीडीपी होती क्या है। जब तक आपको जीडीपी पता नहीं है फिर आप रटते रहोगे। 4.61 था परीक्षा में बैठ के, यार 4.61 था कि 14.61 था कि 3.61 था, होता क्या है। तो इस चीज को सबसे पहले कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करना शुरू करो। आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, चाहे बजट हो, चाहे आर्थिक समीक्षा हो, चाहे संवैधानिक संस्था हो, चाहे संसद हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसके कंसेप्ट को समझो। चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, आप उसके कंसेप्ट के रूट को अगर आप पकड़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप रट के प्रीलिम्स पास कर सकते हो लेकिन मेंस पास नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे आरएस के सिलेबस के बारे में। भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था और शासन प्रणाली की हमने बात कर ली थी। किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी हम चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद राजस्थान की राजनीति के बारे में मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूं ताकि देखो, राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक, ये सब जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो जनरल नॉलेज से संबंधित हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, ऐसा कौन सा ग्रेजुएट व्यक्ति होगा जिसने जीवन में इनका नाम नहीं सुना। अरे जब नाम सुना है तो उनका पता भी रखो। आपने जब सुना है कि राज्यपाल के बारे में सुन रखा है कि कौन राज्यपाल है, तो ये आरएस में नहीं चलेगा भाई, ये कौन राज्यपाल है, राज्यपाल का संविधान में कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, राज्यपाल की शक्तियां क्या, ये तो कम से कम आप में जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि यार राज्यपाल होता क्या है, रबर की मोहर है, इसके पास भी कोई पावर है। ये जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए, ये समझ पैदा हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, कौन व्यक्ति है, कौन ग्रेजुएट व्यक्ति है जो रोज इनके बारे में नहीं सुनता। अगर सुनता है और फिर भी इन पे मनन नहीं करता, इनके बारे में जानकारी नहीं जुटाता, तो उसको आरएस का एग्जाम देना भी नहीं चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आपकी खुद के बारे में प्रश्न पूछ लेता है आरपीएससी कई बार, कि आरपीएससी की स्थापना 3rd ग्रेड के इसमें स्कूल लेक्चरर और इनमें तो इसने पूछा हुआ है कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई। कई बार पूछ लेता है आरपीएससी के कितने मेंबर है, अध्यक्ष सहित। तो ये चीजें तो आप पढ़नी पड़ेगी। राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोग इनको अपडेट भी करना पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं अपडेट भी। राज्य निर्वाचन आयोग का कौन वर्तमान में वो है, लोकायुक्त कौन है आपका, लोकायुक्त में प्रावधान है। कई बार पूछ लेता है कौन कौन से लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते जांच के, तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही फिर इसके आगे हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की जो बात करें, आर्थिक अवधारणा, एक बार आप इसको समझ लो, फिर मैं मोटे मोटे 2, 4, 6, 7 सब्जेक्ट जो है उनमें हम इसको डिवाइड करेंगे। आर्थिक अवधारणा है भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इसके बाद आप देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता है, और लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छोटा सा इन्होंने लिख दिया, समसामयिक घटना चक्र। ये 5% से 10% क्वेश्चन तो यही ले जाते हैं, नीचे से छोटा सा लिखा है, और 5 से 10% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम एक बार देखें। तो आपने मोटा मोटा जो सिलेबस देखा, हमने जो चर्चा की, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक तो कंपोनेंट हो गया, तो एक तो आपके हो गया राजस्थान,
जिसकी आपको डिटेल में स्टडी करनी है। राजस्थान के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। राजस्थान का पहला हो गया इतिहास। अरे सब लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी 12वीं की होगी, जिसने ग्रेजुएशन किया हो तो उसने 12वीं भी की होगी, 10वीं भी की होगी। तो जब की होगी तो इतिहास जरूर पढ़ा होगा राजस्थान का। राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा नहीं तो पढ़ लेना, और बिना पढ़े पास अगर इतिहास हो गए तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। तो इतिहास के लिए सबसे अच्छी तो देखो एनसीईआरटी की एक बुक आती है। एनसीईआरटी की जो राजस्थान की कला, इतिहास, कला, संस्कृति आती है वो पढ़ें, ठीक है। इसके बाद में इसके लिए दूसरी बुक आप पढ़ें, गोपीनाथ शर्मा राजस्थान का इतिहास। गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास ये जरूर पढ़े, पढ़नी चाहिए आपको। आपके इतिहास के बारे में, आपके पूर्वजों के इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इतिहास के बाद राजस्थान का हम दूसरा पार्ट ले सकते हैं, कला और संस्कृति। अब इसमें से आप जहां के रहने वाले हो वहां से अगर आपको 2 प्रश्न पूछ ले तो आरपीएससी ने क्या गुनाह कर दिया। आप जिस संस्कृति में रहते हो, जिसके परिवेश में आप पले बड़े हो, जो आपके चारों तरफ है, अगर उसके बारे में आरपीएससी 2-4 प्रश्न पूछ ले तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। तो इसके लिए आप जयसिंह नीरज की राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हुकुमचंद जैन की, वो तो आरएस के सिलेबस के हिसाब से इन्होंने जो प्रीलिम ये पूरा ही लिख दिया यार। हुकुमचंद जैन की जो बुक है उसका तो नाम ही यही है, इन्होंने तो ऐसे कैसे पूरा ही उतार दिया। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, ये पूरा ही लिख दिया उन्होंने। तो भाई ये किताब ही हमारी आरएस के लिए बना दी हमने, ठीक है। तो ये बुक आपको पढ़नी, हुकुमचंद जैन की ये बुक भी आपको पढ़नी चाहिए। ये हो गई आपकी इतिहास, हो गई कला और संस्कृति हो गई। तीसरी बात अगर मैं करूं, आपका भूगोल क्या है, आपके परिवेश का, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो फिर पढ़ो, होना चाहिए तो पढ़ो। एनसीईआरटी की अगर बुक्स में है तो उसको पढ़ो, राजस्थान का भूगोल। और इसके अलावा एलआर भल्ला की जो बुक आती है वो सफिशिएंट बुक है अपने आप में, एलआर भल्ला की, आप उसको पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स जो राजस्थान का भूगोल से संबंधित है उसको पढ़ो, और एलआर भल्ला को पढ़ो, जरूर पढ़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए नदियों को। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी स्टेट की अर्थव्यवस्था कैसी है, लोगों, राजस्थान की जीडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम यहाँ काम कर रहे हैं, सड़कों की क्या स्थिति है, उद्योग धंधों की कौन सी योजनाएं चल रही है, ये सब आपको अर्थव्यवस्था में कवर करनी पड़ेगी और कवर करनी चाहिए। तो इसके लिए एक तो जब भी बजट आए, राजस्थान का बजट पढ़ो, उसके साथ आर्थिक समीक्षा पढ़ो। आर्थिक समीक्षा ये पढ़ोगे तो समझ में जब आएगी, जब लक्ष्मी नाथुराम का की जो बुक है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, उसको आप पढ़ लोगे। देखो एक चीज़ है, ज्ञान लेने में कभी भी झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो जहाँ से समझ में आए, जो आपको पढ़ा सके, जहाँ से आप सीख सके, वहाँ सीखना चाहिए आपको नाथुराम। क्योंकि आप जब आर्थिक समीक्षा और बजट पढ़ोगे तो बार बार आपको मिलेंगे जीडीपी, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, तो हम समझ ही नहीं आ रहा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, तो याद भी नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, इसलिए नाथुराम का की बुक आपको खरीदनी चाहिए और पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। राजस्थान का इतिहास देख लिया, कला संस्कृति आपने देख ली, भूगोल देख ली, राज व्यवस्था और देख लीजिए। राज व्यवस्था राजस्थान की ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप रोज देखते हो, कौन मुख्यमंत्री है, कौन महिला सांसद है, कौन महिला विधायक है, कितनी है। राज व्यवस्था हो गई, आपकी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं ये हो गई, ये संवैधानिक संस्थाएं हो गई, इनको पढ़िए। इनके लिए आप जो आप पहले बताए, चारों कला संस्कृति, सबके लिए आपके पास एक गाइड हो सकती है जो आपको सपोर्ट करेगी। सपोर्टिंग के लिए वो राज पैनोरमा की ले सकते हो आप, राज पैनोरमा ले लो।
लक्ष्य की आप ले सकते हो या धरोहर की आप ले सकते हो। तीनों अच्छी है, मैं इनको तीनों को रिकमेंड आपसे, तीनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स की हम बात करें, ये तो हमने राजस्थान पढ़ लिया। इसके बाद हम मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले तेजी से इतिहास की। इतिहास के बाद हम देखेंगे भूगोल। भूगोल के बाद आपकी होगी राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के बाद होगी अर्थव्यवस्था। फिर हो गए आपके सामान्य विज्ञान। फिर होगी गणित या जिसको तर्क रीजनिंग बोलते हो आप, ठीक है। इतिहास के देखो ये, हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल देंगे पीडीएफ में, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, इतिहास के भी 3 पार्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। प्राचीन काल के लिए आप जल्दी से नोट कर ले, आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा की जो बुक आती है वो, और के.सी. श्रीवास्तव की आप पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए। और आप इसके अलावा झांसी माली भी आप पढ़ सकते हैं। झां और श्रीमाली ये आपको पढ़नी चाहिए, पढ़ना आप। फिर मध्य में सतीश चंद्रा की जो बुक आती है, सतीश चंद्रा, वो जरूर पढ़ें, पढ़नी भी चाहिए। और आपको इंटरेस्ट है तो एस.सी. वर्मा की जो बुक आती है, 2 पार्ट में आती है, पूरा मध्यकालीन भारत इसमें कवर हो जाएगा। एस.सी. वर्मा, इसको आप पढ़ लीजिए। तीसरी चीज एनसीईआरटी की जो बुक है पढ़ लेना आप। आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो, जिसपे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन है। बेस्ट बुक है अभी विपिन चंद्रा की। एक तो विपिन चंद्रा पढ़ लो, और उस डिटेल में और भी जाना हो, अपने को ज़्यादा समझ पैदा करनी हो तो स्पेक्ट्रम की, ये आईएएस तक के लिए सफिशिएंट बुक्स है, ठीक है। एक यशपाल ग्रोवर, ये बुक्स आपको लेनी चाहिए, और लेनी ही चाहिए, ये इनको पढ़ना चाहिए आपको। आरएस का अगर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आप देना चाह रहे हो, ठीक है। इसके बाद अब आप भूगोल की बात कर लेते हैं। एक चीज हमारी खत्म हो गई इतिहास का। अब भूगोल की बात अगर मैं करूं तो भूगोल में वही 3 पार्ट आ गए। भूगोल में वही 3 पार्ट है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का। राजस्थान का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल के लिए आप सिर्फ माजिद हुसैन की जो बुक आती है वो पढ़ ले, या फिर महेश बर्णवाल की जो बुक आती है वो पढ़ ले। एक चीज ध्यान रखना, ज्योग्राफी के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो भी आप पढ़ो मैप्स के साथ पढ़ना, मैप पे पढ़ना, चाहे वो राजस्थान हो चाहे भारत हो। महेश बर्णवाल की एक बुक भी आती है कि विश्व मानचित्रों में, भारत मानचित्रों में, वो भी आप पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छा रहेगा। इसके साथ ही एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की जो भी बुक्स हैं उनको घोट के पी जाओ, पढ़ लेना 2-2 बार, बहुत फायदा करेगी। 2 सब्जेक्ट हमने कवर कर दिए। तीसरा सब्जेक्ट हम राजव्यवस्था की बात कर लें। राजव्यवस्था के लिए कुछ नहीं पढ़ना, एक बुक पढ़ लेना बस, सिर्फ और सिर्फ एक बुक पढ़ लेना, एम लक्ष्मीकांत की। और किसी के बहुत ज़्यादा यूँ समझ की, इसके भी ज़्यादा और कुछ तो डी बसु का भारतीय संविधान की करके बुक आती है। अगर हो ना कि यार और बहुत ज़्यादा कुछ समझना है मेरे को इसमें, तो डी बसु की वो भी और पढ़ लेना, बहुत है, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। फिर आप यहाँ तक आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं हम अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में विश्व की, भारत की और राजस्थान की हम डिस्कस कर चुके। विश्व और भारत की, विश्व में भी विशेष रूप से जो वित्तीय संस्थान है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनके बारे में। और भारत की रमेश सिंह की जो बुक आती है
यार वो जरूर पढ़ना, आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इसके अलावा दृष्टि के जो नोट्स आते हैं कोचिंग के, वो भी आप साथ में पढ़ लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, सामान्य विज्ञान बचा और गणित बची, दो चीज़ हमारे पास बची। सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि कोचिंग के जो नोट्स आते हैं वो आप पढ़ लें, ल्यूसेंट की जो बुक आती है डिस्क्रिप्टिव टाइप वो आप पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी की 6 से 10th और 12th के कुछ चैप्टर है जो बायोलॉजी के लिए, आपके जीव विज्ञान के लिए बहुत कारगर रहेंगे। इतना बहुत है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। गणित का RS अग्रवाल की जो बुक आती है रीजनिंग की, वो आप कर ले। इसके अलावा रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए इसमें क्या अंकगणित आपकी कवर हो जाएगी, रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। अंकगणित की अलग आती है, रीजनिंग की अलग आती है, अंकगणित का भी कुछ पार्ट है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट के लिए आप और कुछ बुक्स ले सकते हैं। तो ये कह सकता हूँ मैं कि मोटा मोटा हमने सारी चीज़ें देख ली है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि RS के एग्ज़ाम कौन आयोजित करता है, RS का सिलेबस कैसा होता है, RS की परीक्षा किस तरह की आयोजित होती है, RS के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, और RS बनने के लिए हमें किन योग्यताओं की हमारे में आवश्यकता है। 3 योग्यताएं मैंने आपको बताई है, आप मनन करना। मैं कुछ बातें आपसे अलग से अनौपचारिक रूप से भी करना चाहूँगा कि अगर आप RS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो कुछ व्यक्तित्व में आपके कुछ गुण ऐसे होने चाहिए जो आपको दूसरों से अलग करें। जो 3 गुण मैंने बताए वो तो आप में होने ही चाहिए। साथ ही आपकी जो गंभीरता है वो ये तय करेगी कि आप RS बनने लायक हैं या नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता पंक्ति मैंने बताई, वो आप उसको आदर्श मान के चले। और मैं एक बताना चाहता हूँ आपको, मेरे जीवन का अनुभव भी बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति, ललक के प्रति, किसी भी उद्देश्य के प्रति आप समर्पित हो गए, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक दे। मानव का जो विचार की शक्ति और संकल्प की शक्ति है, मुझे नहीं लगता विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में उससे बड़ी कोई शक्ति है। आपने एक बार जो विचार को, जो कल्पना को जन्म दे दिया, अगर आपने उस कल्पना को पूर्ण करने की क्षमता नहीं है तो आपको उस कल्पना को जन्म नहीं देना चाहिए। आपने एक बार विचार बना लिया, RS तो छोटी सी चीज़ है, मैंने बताया इतना सा 4 पेज का सिलेबस है। अगर आप मन से समर्पित होकर, दृढ़ता के साथ, सही मोटिवेशन के साथ, सही डिटर्मिनेशन के साथ आप अगर तैयारी करोगे तो कौन आपको रोक सकता है। इसीलिए मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो छात्र अभ्यर्थी अभी ग्रेजुएशन में है और उनको अगर IAS बनना है या RS बनना है, मेरे जीवन का अनुभव है, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ और मैं भी तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में भी मैंने नौकरी की है। मेरा ये जीवन का अनुभव है। आपके आसपास के लोग हो सकता है आपको मोटिवेट नहीं करें, लेकिन आप उनसे डिमोटिवेट भी नहीं मत होइए। जब मैंने पहली बार 2008 में एग्ज़ाम दिया, तब बहुत सारे लोग ऐसे थे, उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे। जब मेरी एज भी कम थी, पहली ग्रेजुएशन के साथ, फाइनल ईयर के साथ जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं करके डिमोटिवेट किया। उनका कहना यह था कि बहुत कठिन एग्ज़ाम है। कठिन एग्ज़ाम नहीं है, कठिन परीक्षा है, धैर्य की, विश्वास की। अगर आप धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, आप ये मान के चलना कि केवल आपका कंपटीशन 5 लाख लोग जो मैंने बताए उनसे नहीं है, आपका कंपटीशन उनमें से 15 और 20% लोगों के साथ है। आप अपना 100% देंगे तो आज मैं आपको लिख लीजिए आप ये लाइन, अगर आपने अपना 100% दे दिया तो विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको RS बनने से रोक दे। आप अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ, जहाँ भी आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित और अच्छे पदों पे जाने वाले हैं। आपका नज़रिया, आपका व्यवहार और आपकी सीखने की ललक हमेशा कायम रहनी चाहिए। जहाँ से भी आपको सीखने को मिले, सीखिए। इतना सारा बड़ा सिलेबस है, हो सकता है आपको इतिहास की जानकारी अच्छी हो, भूगोल की ना हो, जीव विज्ञान की आपको नहीं हो, राज्य व्यवस्था की, जहाँ से आप सीख सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सीखिए, ऑफलाइन सीखिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से सीखिए या और किसी माध्यम से सीखिए, लेकिन आप सीखते रहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए आप हमेशा सीखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, जल्दी ही हम
राज्य के लिए, राजस्थान आरएस के लिए अलग से सीरीज जारी करना ला रहे हैं, जिसमें बजट होगा, संवैधानिक जो संस्थाएं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आर्थिक समीक्षा की चर्चा हम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, पूरे मन के साथ आप लगे रहिए और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। थैंक यू।